Greetings. So my name is Mane Vasisht and today I'm going to discuss about section 12 of HMA, which is voidable marriages. So in this voidable marriages, we are going to discuss on what grounds a marriage can be declared voidable. So there are four categories in which a marriage can be declared voidable. So first one is impotency of the parties. Second is contravention of सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. फिर थर्ड पॉइंट इज व्हेन अ पेटिशनर की कंसेंट इज टेकन बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड. फोर्थ वन इज व्हेन द रिस्पोंडेंट इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज बाय एनी अदर पर्सन देन पेटिशनर. मतलब पेटिशनर के सिवाय, मतलब पेटिशनर जब वो शादी में अपनी शादी से पहले वो किसी और के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बच्चा पेटिशनर का नहीं होता, तो इन सारी कैटेगरीज में वॉइड शादी वॉइडेबल डिक्लेयर करी जा सकती हैं. सो जो सबसे पहला जो टॉपिक है, क्लॉज है सेक्शन 12 में इज इम्पोर्टेंसी. सेक्शन 12(1)(a, तो उसमें लिखा है दैट अ मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ द रिस्पोंडेंट. तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे इम्पोर्टेंसी होता क्या है. तो इम्पोर्टेंसी होता क्या है, तो इम्पोर्टेंसी मतलब होता है इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. मतलब इसमें मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पाती. तो इसमें ऐसा नहीं है कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड होगा या वाइफ ही होगी. इस पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रिस्पोंडेंट हो सकते हैं. और इसमें दो तरह के होते हैं, मेंटल इम्पोर्टेंसी और फिजिकल इम्पोर्टेंसी. तो फिजिकल इम्पोर्टेंसी में हो जाता है कि कोई डिफॉर्मिटी होती है, डिफेक्ट होता है, जैसे कि मेल का ऑर्गन बहुत बड़ा हो जिससे कंज्यूमेशन में बहुत मुश्किल हो रही हो, या फीमेल का ऑर्गन बहुत छोटा हो जिससे उससे बहुत पेन होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में. सो मेंटल इम्पोर्टेंसी ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी, इसका मतलब हो जाता है इमोशनल एवर्जन. सो मतलब आपका एवर्जन मतलब ये हो जाता है कि तुम नॉट लाइकिंग, डिसलाइक की फीलिंग, की मतलब नहीं करना पसंद. साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम, या तुम्हारे पास ट्रॉमा, तुम्हारा किसी कभी रेप हुआ हो तो वो लड़की या लड़का तो ओवरकम नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से उसका साइकोलॉजिकल एक बन रहा है, ताकि इसलिए वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपकी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पा रही. तो इसे और डिटेल में समझने के लिए हम केस लॉज भी करेंगे ताकि टॉपिक और अच्छे से समझ में आए. सो सेक्शन 12(1)(a ये बोलता है मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड बिकॉज रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंट था या थी. तो इसमें ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट वो बाद में बना. इम्पोर्टेंट ही शुड हैव बीन इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज. मतलब वो मैरिज से पहले या मैरिज के समय से ही इम्पोर्टेंट थी या था. ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा इंटरकोर्स हो गया, देन उसके कुछ साल बाद वो इम्पोर्टेंट सब्सिक्वेंटली बना या बनी, तो तब उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करेंगे. वॉइडेबल तब डिक्लेयर करेंगे जब वो एट द टाइम ऑफ द मैरिज या उससे पहले से ही इम्पोर्टेंट था या थी. तभी तभी ग्राउंड होगा वो शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करने का. तो इसे और अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास कुछ केसेस हैं. जैसे फर्स्ट इज P वर्सेस K. इसमें वाइफ होती है, उसमें हस्बैंड से मना कर देती है, वो 1 साल तक उसके साथ मैरिज कंज्यूमेट नहीं करेगी. तो उसके बाद जैसे नॉर्मल घर पे होता है कि उसे पिलग्रिमेज भेज दिया एंड वगैरह करा, बट उससे कुछ ठीक नहीं हुआ. तो उसके बाद वो बाद में जाकर उसे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कराते हैं, तो देखते हैं कि उसे 2nd डिग्री ऑफ यूट्रस, पैरालैप्स ऑफ यूट्रस होता है, जिससे वाइफ इज डिक्लेयर्ड इम्पोर्टेंट, और इससे ये ग्राउंड बन जाता है शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करने का. एंड सेकंड केस इज के बलवेंद्रम वर्सेस हैरी. इसमें एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पाती क्योंकि जो हस्बैंड है उसका ऑर्गन वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से इंटरकोर्स करने में फीमेल को बहुत पेन होता है, जिससे हस्बैंड को इम्पोर्टेंट डिक्लेयर करके शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाता है. इसे और अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे इसमें हस्बैंड हम ले सकते हैं कि हस्बैंड इंपॉर्टेंट है तो एट द टाइम, या वाइफ इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी, तो उनकी मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं हुई, तो हम उसे मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं. सेकेंड केस हो गया कि वो मैरिज हुई, उसके टाइम पे उसका मतलब मैरिज कंज्यूमेशन हुआ, इंटरकोर्स हुआ, बट उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो इम्पोर्टेंट हो गई या हो गया, तब ये ग्राउंड नहीं होगा कि वो मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करा जाएगा, कोई पिटीशन फाइल नहीं करी जाएगी सेक्शन 12 के अंदर. फिर थर्ड केस इज कि अगर
कुछ केस हैं कि उसमें हस्बैंड या वाइफ तो वो पहले से ही इम्पोर्टेंट थी, बट अगर उसने सर्जरी कराने के बाद वो पोटेंट बन जाती है, उसका मतलब मैरिटल इंटरकोर्स कर पाते हैं वो लोग, तब कोई पिटिशन फाइल नहीं हो सकती। अगर एक केस था जिसमें वाइफ का वेजाइना वॉज वेरी स्मॉल, तो उससे उसे बहुत पेन हो रहा था, बट वो था कि सर्जरी कराने से वो उसकी कंडीशन ठीक हो सकती है, शी कैन बिकम पोटेंट, बट वो उसकी कुछ साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल इम्पोर्टेंसी की वजह से वो सर्जरी नहीं करा रही थी। और ऐसा नहीं था कि सर्जरी कराने से कि उसकी जान को खतरा था या कुछ, तो इसमें हम फिजिकल इम्पोर्टेंसी भी देख सकते हैं और मेंटल इम्पोर्टेंसी भी देख सकते हैं। और एक लास्ट केस कर सकते हैं कि अगर वाइफ है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर पा रही है, मैरिटल इंटरकोर्स कर पा रही है, बट बच्चा बेयर नहीं कर पा रही, मतलब बच्चा बेयर नहीं कर पा रही वो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी कोई पिटिशन फाइल नहीं करी जाएगी सेक्शन 12 के अंदर। हम सेक्शन 12(1)(b) के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें दे रखा है दैट अ मैरिज इज कॉन्ट्रावेंशन टू द कंडीशन ऑफ specified in clause 2 of section 5। इसका मतलब मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द वायोलेशन ऑफ सेक्शन 5 का clause 2, जिसमें सेक्शन 5 हम जानते हैं उसमें कंडीशन दे रखी हैं वैलिड मैरिजेस की। अगर इनमें से उसका सेक्शन 5 clause 2 को अगर हम वायलेट करते हुए शादी हुई है, तब उस शादी को सेक्शन 12(1)(b) के अंदर वॉइडेबल डिक्लेयर कराया जा सकता है। सो हम सेक्शन 5 का clause 2 हम देखेंगे, उसमें हमें बताया जा रहा है, सेक्शन 5 हमें जैसे पता है कि उसमें कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज दे रखा है, तो clause 2 में हमें 3 कंडीशन दे रखी हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट है ईदर हस्बैंड, दोनों के लिए है, ईदर हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो फर्स्ट है इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट फॉर मैरिज ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर वो कैपेबल है ही नहीं अगर वैलिड कंसेंट देने के, तो और उनकी शादी करा दी गई है, तब उस शादी को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से तो उनकी शादी करा दी है, तो वो शादी को हम वॉइडेबल डिक्लेयर कर देंगे। सेकेंड आ गया कि दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट बट ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन डिसऑर्डर्स एंड दे आर मेंटल डिसऑर्डर, दे आर अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चे पालने के और शादी के वो अनफिट हैं क्योंकि जो उनको मेंटल डिसऑर्डर है। थर्ड इज उनको रिकरेंट मेंटल के इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, कि ऐसा नहीं कि कभी कभी आ रहे हैं, वो रिकरेंट मतलब जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा मेंटल इंसैनिटी के अटैक्स आ रहे हैं, तब उस शादी को वॉइडेबल, तो इन 3 कंडीशन को देखकर अगर होता है इनके किसी हस्बैंड या वाइफ में, तो इन शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा सेक्शन 12(1)(b) के अंदर। अगर इन 3 कंडीशन में अगर शादी हो जाती है तो उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12(1)(c)। उसमें दे रखा है कंसेंट ऑब्टेन बाय द पार्टी। मतलब कंसेंट कैसे ऑब्टेन करी गई है उसकी, मतलब शादी के लिए कंसेंट तो वैलिड होनी चाहिए ना। तो अगर उसकी कंसेंट हो गई कि फ्रॉड है, अगर फ्रॉड है या फोर्स से ली गई है, तो उन सारी शादियों को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा सेक्शन 12(1)(c) के अंडर। तो अगर हम पहले देखेंगे फोर्स, तो फोर्स में हो जाएगा कि तुम्हारा एक्चुअल फोर्स, फिजिकल फोर्स यूज़ करा जा रहा है, कि ज़बरदस्ती की जा रही कंसेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा। और थ्रेटन, मतलब तुम्हें डायरेक्टली थ्रेटन करा है कि बंदूक की वहाँ करके यहाँ सर पे रख के कि बोला कि तुम कंसेंट दो अपना शादी के लिए, या उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव से बोला जा रहा है कि अगर तो मैं कंसेंट नहीं दूंगी तो या दूंगा तो वो मेरे किसी क्लोज को मार देगा या बहुत हार्म पहुंचाएगा, तो उसकी वजह से इसे कह देंगे थ्रेटन कर दिया। अब नेक्स्ट में आते हैं फ्रॉड में। तो फ्रॉड में फ्रॉड मतलब हो जाता है कि तुम्हारा मटेरियल फैक्ट्स हाइड करे, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन करा, कंसीलमेंट हुआ, तो मतलब फैक्ट्स परफेक्टली नहीं बताए थे, कुछ हाइड करा गया है। तो उसमें भी 3 तरह के हो जाते हैं। नेचर ऑफ द सेरेमनी, मतलब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें एक लड़का लड़की मंदिर जाते हैं और लड़का बोलता है कि मैरिज बस ये सेरेमनी है, नॉर्मल सेरेमनीज जैसे होती हैं टेम्पल में, वो परफॉर्म करनी है बस। तो उन दोनों ने कर ली। फिर वुमेन को बाद में जाके पता चलता है कि ये सारी सेरेमनीज की वजह से उन दोनों की शादी हो जाती है, तो इसे हम वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये उस वुमेन के साथ एक फ्रॉड हुआ है, उसकी शादी उसके बिना कंसेंट के साथ हो गई है।
और हो जाता है मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट मतलब हो जाता है कि उसने हस्बैंड ने नहीं बताया कि उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है और जो भी वो शादी करने वाला है वो सेकंड मैरिज है, तो उसने अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में नहीं बताया। जिससे अगर बता दिया होता उसकी फर्स्ट मैरिज के बारे में तो वो शायद उतनी कंसेंट ना देती। हम थर्ड इंस्टेंस पे आते हैं कि सर्कमस्टेंसेज ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट ने अपनी सर्कमस्टेंसेज ही गलत बताई होती हैं कि उसने बताया नहीं, गलत बताया था कि उसकी कास्ट अलग है, उसने ये नहीं बताया वो इम्पोर्टेंट है शादी से पहले, तो इन सब में उसके साथ जो है वो शादी वॉइडेबल डिक्लेयर कर दी जाएगी। अगर उसने, क्योंकि इनसे अगर उससे पता चल जाता कि अगर उसकी कास्ट अलग है और वो अगर इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से कुछ भी होता तो इसमें पेटिशनर की कंसेंट मतलब उसका डिसीजन चेंज हो सकता था इन सारे ग्राउंड्स को देखकर। तो इसलिए अगर ये सब हाइड करके शादी करी गई है तो उसे हम फ्रॉड बोलेंगे और शादी वॉइडेबल होगी। तो 3 बेसिस हो जाते हैं जैसे फ्रॉड हो सकता है, जैसे नेचर ऑफ द सेरेमनी हो गया, मटेरियल फैक्ट्स हो गया, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर इससे तीन चीज़ों से अगर कुछ हाइड करा होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया होता है, तो उसे फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और शादी को 12(1)(c) के अंदर वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसमें क्लॉज 2 में हमें प्रोवाइजो दे रखा है जिसमें दे रखा है अगर जो पिटीशन फाइल करनी है वो शादी के 1 ईयर के अंडर होनी चाहिए टू डिक्लेयर अ मैरिज वॉइडेबल। तो एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मुझे किसी को पता चलता है कि उसकी ऑलरेडी हस्बैंड की फर्स्ट मैरिज हो रखी है एंड सेकंड वो उसके साथ जो की है उसने वो सेकंड मैरिज करी है, तो वो जो पिटीशन वो फाइल करेगी वो 1 ईयर के अंडर होनी चाहिए। और क्योंकि 1 ईयर इसलिए दे रखा है क्योंकि 1 ईयर इज़ अ रीजनेबल टाइम डिस्कवर करने के लिए कि उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए 1 ईयर अगर एक्सीड करती है तो उसे सेक्शन 12(1)(c) के अंदर उसे वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो और सेकंड पॉइंट इज़ कि वो अपनी फुल कंसेंट के साथ फ्रॉड डिस्कवर होने के बाद भी रिस्पोंडेंट के साथ रह रही है, मतलब उसे पता चल गया उसका मतलब फ्रॉड डिस्कवर हो गया और तब भी वो पिटिशनर रिस्पोंडेंट के साथ फुल कंसेंट के साथ फ्री कंसेंट के साथ उसके साथ रह रही है। तो एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर उसे पता चलता है कि उसे पता बाद में शादी के बाद डिस्कवर होता है कि हस्बैंड की रिलीजन अलग है, ये कास्ट ही अलग है, तो उसके बाद भी वो हस्बैंड के साथ फ्री कंसेंट के साथ रह रही है, तब इसे वॉइडेबल के लिए पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती। सो देयर आर सम केस विच आई नो। फर्स्ट इज आशा कुरैशी वर्सेस अफक कुरैशी। इसमें था कि सेक्शन 12(1)(c) में इसे वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसमें ये फैक्ट्स ये थे कि एक विडो थी, उसने रीमैरी करा और हस्बैंड को नहीं बताया कि वो विडो है, और बाद में जब हस्बैंड ने फाइल करा पिटीशन की ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ये सब हुआ है, तो विडो ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे कि उसे लगा कि वो विडो को बहुत पहले से जानता है, उसकी फर्स्ट मैरिज से ही जानता है, उससे पहले से जानता है, तो उसे लगा कि उसे ऑलरेडी पता है कि उसकी फर्स्ट मैरिज हो चुकी है एंड उसका हस्बैंड मरने के बाद वो मतलब विडो है अभी। तो उसके बाद बट ये जज कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि ये वाइफ अपने मटेरियल फैक्ट्स के अंदर साइलेंस थी, तो इसलिए उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करा जा सकता है। तो देयर इज अ सेकंड केस लॉ बाबुई पनवतो कुएर वर्सेस राम आज्ञा सिंह। उसमें उसने लड़की ने इसमें कंसेंट भी नहीं दी होती, जिस वो सुना होता है मम्मी पापा की बात, जिसमें पापा मम्मी को बता रहे होते हैं कि एक 25 से 30 साल का लड़का है, कमाता अच्छा है, तो हमारी बेटी की शादी कराते हैं क्योंकि वो मैरिजेबल एज में है। तो जस्ट उसने कंसेंट भी नहीं दिया होता है, तब बस शादी के दिन उसे पता चलता है जो 25 से 30 साल लड़के की बात कर रहे थे पापा उसके, वो एक्चुअली 60 साल का एक ओल्ड पर्सन है, मतलब बुढ़ा इंसान है। और इसमें फादर ने ही अपनी डॉटर के साथ फ्रॉड कमिट करा था, मतलब मटेरियल फैक्ट कंसील करके उसकी शादी कराई गई थी। उसके बाद उसने अपने फादर पे केस करा एंड अपनी पिटीशन डाला अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि उसके जो कंसेंट ली गई थी वो एक फ्रॉड से ली गई थी। लास्ट कंडीशन फॉर डिक्लेयरिंग अ मैरिज अवॉइडेबल मैरिज इज सेक्शन 12(1)(d) में दे रखा है। तो उसमें है दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर दैन द पिटिशनर। तो इसमें 3 चीज़ें हो जाती हैं कि रिस्पोंडेंट वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, बट जो सेकंड आया प्रेग्नेंट थी, बट वो पिटिशनर का बच्चा नहीं था, वो किसी और का बच्चा था, और
पेटिशनर को उसके बारे में एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं पता था, तब वो शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकता है कि इसमें रिस्पोंडेंट मतलब वाइफ इसमें प्रेग्नेंट है और ये पेटिशनर का बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, और एट द टाइम ऑफ मैरिज उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ, जो वाइफ होने वाली है, वो प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे से। तो इन सब 3 ग्राउंड पे शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसका प्रोवाइजो भी दे रखा है 12(2)B में। उसमें है कि एक उसमें पहले सेम जैसे कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें पिटिशन फाइल करनी है कि तुम्हारी वाइफ किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, तो शादी वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए। तो 1 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 ईयर इज़ अ रीजनेबल टाइम पता लगने के लिए कि तुम्हारी वाइफ किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। और दूसरी चीज़ हो जाएगी, और तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी वाइफ जब से पता चला है कि तुम्हारी वाइफ किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, तब से तुमने एब्सटेन करा है उसके साथ मैरिटल इंटरकोर्स करने के लिए, तो तब तुम एक पिटिशन फाइल कर सकते हो शादी वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए। अगर तुम लोग तो लड़के ने इग्नोरेंट होकर उसके साथ मैरिटल इंटरकोर्स कर लिया, तब वो पिटिशन फाइल नहीं कर सकता उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए, तब कोई पिटिशन फाइल नहीं होगी। जब मैं कह रही हूँ कि उसे पता लगने के बाद उसने मैरिटल इंटरकोर्स करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के तुरंत बाद पता लगने के बाद उसने करना बंद कर दिया। वो शादी के बाद भी, जैसे 1 महीना हो गया शादी के बाद, देन देख रहा है कि उसकी बेली निकली हुई है, क्योंकि थोड़ा देखने लायक पता चल जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो तब से ही जब उसे डिस्कवर होता है वो किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, तब से वो एब्सटेन कर देता है, तब वो वॉइडेबल मैरिज के लिए फाइल कर सकता है पिटिशन। सो इन कंक्लूजन सेक्शन 12 के यही है कि वॉइडेबल मैरिजेस में कि उसके 4 कंडीशन, उनमें से एक भी फुलफिल होनी चाहिए कि फर्स्ट इज हस्बैंड एंड वाइफ इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए इनमें से एक भी, तब वॉइडेबल, अगर इनमें से हैं तो वॉइडेबल डिक्लेयर कर दी जाएगी शादी अगर पिटिशन फाइल हुई तो। और फिर सेकंड इज सेक्शन 5 क्लॉज 2 का कोई कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंसेंट उसकी एक है, उसकी शादी करा ली, बट वो जो है आदमी या औरत वो वैलिड कंसेंट देने लायक है ही नहीं, तब उसकी शादी को हम वॉइडेबल मैरिज मान सकते हैं। सेकंड हो गया कि उसे वैलिड कंसेंट देने लायक है बट वो अनफिट फॉर मैरिज है और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तब उसको डिक्लेयर कर सकते हैं वॉइडेबल मैरिज। और थर्ड पॉइंट इज़ कि उसे रेपिडेटली मतलब रिकरेंट है, बहुत जल्दी उसे इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, तब शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब 12(1)C में आते हैं, उसमें है कि कंसेंट तुम्हारा फ्री और फोर्स्ड नहीं, मतलब फ्रॉड के साथ फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कंसेंट फ्री होना चाहिए, कि तुम्हारा कि कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हारी शादी हो रही है तुम्हारे फैक्ट्स कंसील नहीं होने चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी बंदूक की नोक पे तुम्हें रख के बोल रहे हैं कि साइन करो पेपर एंड वगैरह वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें भी प्रोवाइजो था कि उसे एक तो 1 साल के अंदर पिटिशन फाइल करनी है शादी के लिए, मतलब वॉइडेबल शादी डिक्लेयर करने के लिए, उसे एक्सीड नहीं करना है। और सेकंड था कि जो उसकी शादी हो गई है तो फ्री उसे डिस्कवर करने के बाद कि फ्रॉड, उसके हस्बैंड ने उसके साथ फ्रॉड करा, उसे डिस्कवर करने के बाद वो बोल रही, तब भी रह रही है उसके साथ, उस फ्रॉड डिस्कवर होने के बाद भी। इसमें लड़का भी हो सकता है कि लड़की का फ्रॉड की हाँ पता चलने के बाद कि इसने ऐसा फ्रॉड करा है मेरे साथ, उसके बाद भी वो फ्री कंसेंट के साथ उसके साथ रह रही है या रह रहा है, तो पिटिशन फाइल नहीं हो सकती। फिर हो गया 12(1)D, उसमें है कि रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज इज प्रेग्नेंट बाय समबडी अदर्स, मतलब किसी और के बच्चे के साथ वो प्रेग्नेंट है, पिटिशनर का बच्चा नहीं है। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन प्रोवाइजो दे रखा है कि उसको 1 साल के अंदर अंदर एक पिटिशन फाइल करनी है वॉइडेबल मैरिज शादी को डिक्लेयर करने के लिए। और दूसरी है कि आफ्टर नोइंग द फैक्ट, कि जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे के साथ, तब से उसने मैरिटल इंटरकोर्स करना उसके साथ बंद कर दिया है, तो तब वॉइडेबल वो शादी के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है। बट अगर उसे पता होने के बाद भी वो इग्नोरेंट होकर उस लड़की के साथ अपनी वाइफ के साथ
वो करने लग मैरिटल इंटरकोर्स जारी रखता है, देन वो कोई पिटिशन फाइल नहीं कर सकता कि मेरी शादी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है एंड मेरी शादी है उसे अवॉइडेबल डिक्लेयर कर दो. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.